हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना काल में अपने समय का सदुपयोग बहुत भली भांति कर रहे होंगे और अपने जीवन की तैयारी, अपने जो नॉलेज है उस नॉलेज में थोड़ा बहुत वृद्धि करवा रहे होंगे। तो मित्रों, कल जो हम ख़त्म किए थे वो हमारा था पंथ निरपेक्षता। तब तक हम प्रस्तावना में के 3 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और हमने अपने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा और अपनी अवधारणाएं जो समझ है उसको विकसित कर लिया होगा। तो हमने अब तक क्या समझा? प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना कैसे आई, है ना, प्रस्तावना का जो मूलभूत उद्देश्य क्या है। ठीक, फिर हमने जाना कि प्रस्तावना के अंतर्गत जो निहित जो शब्द हैं उनका मतलब क्या है। हमने हम भारत के लोगों की व्याख्या की कि जो सत्ता का स्रोत होगा वो कौन लोग हैं। हम भारत के लोग हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम कौन हैं? भारत के लोग हैं, हम लोग भारतीय हैं। ठीक, फिर हमने जाना संपूर्ण बहुत संपन्न की व्याख्या, समाजवादी की व्याख्या, पंथ निरपेक्षता की व्याख्या। और पंथ निरपेक्षता हमने इतना टाइम इसलिए लगाया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है। आप 2019 क्वेश्चन उठा के देखिए, पॉलिटी के अंतर्गत जो मेंस का क्वेश्चन होता है, मेंस में 4 पेपर होते हैं जीएस के, उसमें से जीएस नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है उसका कि फ्रांस भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की नीति है, यानी जो पंथ निरपेक्षता है भारत की, उससे क्या सीख सकता है? क्या सीख सकता है कि धर्म से बिल्कुल दूरी हमको दूरी नहीं बनाना चाहिए, हमको सर्वधर्म समभाव की नीति पर काम करना चाहिए, है ना। हमको सभी का बराबर ध्यान रखते हुए सभी धर्मों को उन्नति करने का प्रयास करना चाहिए। उनमें जो नए नए विचार हैं, है ना, उनको नए नए विचारों से सुसज्जित करना चाहिए और उनमें जो है नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, एक तरह से बिल्कुल तटस्थता रखना एक कोई अच्छी बात नहीं है। तो क्या सीख सकता है जो पश्चिम है, फ्रांस है, वो भारत से ये सीख सकता है, पंथ निरपेक्षता की नीति पर चलना सीख सकता है फ्रांस। तो हमने कल तक अपना पंथ निरपेक्ष कर लिया था। अब हमारे जो सत्ता के स्वरूप में मात्र 2 टर्म बचे हुए हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हमारे जानेंगे लोकतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है, और फिर अंतिम है सत्ता का स्वरूप। तो चलिए बिना टाइम गंवाए जल्दी से आज खत्म करते हैं। उम्मीद है पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, लेक्चर जो आप प्रस्तावना का है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं फिर। ठीक है, तो लोकतंत्र। अब देखिए, लोकतंत्र सीधे से जानिए, जनता का शासन जिस शासन प्रणाली में होता, जिस शासन प्रणाली में जनता केंद्र में होती है उस वो शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र इस संबंध में जो है अब्राहम लिंकन की जो है परिभाषा उन्होंने दी थी, वो बहुत प्रसिद्ध है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। उम्मीद है आप इससे परिचित ही होंगे, ये बहुत शुरू में ही, आरंभ में ही आपको पढ़ाया जाता है। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। ठीक, अब मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जनता का, जनता सर्वोच्च है। जनता का, जनता द्वारा ऐसा कि शासन कौन कर चलाएगा? जनता खुद चलाएगी अपना शासन। इसका और जनता के लिए शासन है मतलब कि हम खुद शासन चलाएंगे। किसके लिए? हम लोगों के ही लिए। ठीक है, इसमें जो वर्ग हित की बजाय हम लोग किस पर ध्यान देंगे? जो जनहित है, समाज का हित है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, तो ये हुआ। अब इसके देखिए 2 रूप होते हैं। आपको अगर आवश्यक लगे तो आप जो मैं बोला उसको आप पॉज करके आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लैग ऑफ टाइम मैं उसको यहाँ पे डिनोट नहीं कर सकता। ठीक, मैं आपको समझाता चलूँगा। आप जो है अगर आपको आवश्यक लगे तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज आपको समझ लीजिए, जाने दीजिए। ठीक, तो लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, 2 तरह का लोकतंत्र होता है। इसमें जो होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख है वही राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। ठीक, वास्तविक अध्यक्ष। और जो यहाँ देखिए, अध्यक्षात्मक और संसदीय 2 तरह का जो लोकतंत्र है वो होता है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र में जो अंतर होता है वो ये होता है कि जो हमारे जैसे भारत है, भारत में संसदीय लोकतंत्र है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, इनमें जो आपकी जो कार्यपालिका होगी और विधायिका होगी, कहाँ? अध्यक्षात्मक में, उसमें बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस होगा, है ना। मतलब कि कार्यपालिका विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी और जो विधायिका है वो कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक, जबकि संसदीय में क्या है, हम में कार्यपालिका विधायिका एक तरह से जुड़ी हुई हैं। जो विधायिका है वही, उसके कुछ मेंबर कार्यपालिका के सदस्य हैं, है ना। कार्यपालिका में से
मोदी जी क्या है? मोदी जी सांसद है, विधायिका के हैं, संसद में हैं, लेकिन वो क्या है? वो कार्यपालिका के भी अंग हैं। विधायिका के तो हैं ही हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह है, राजनाथ सिंह हैं, ये विधायिका के भी हैं और कार्यपालिका के भी हैं। तो हमारे यहाँ जो है कार्यपालिका और जो विधायिका है वो साथ अस्तित्व में होती है संसदीय लोकतंत्र में, और अध्यक्षात्मक में एक साथ नहीं होती। हमारे यहाँ एक होता है नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, और अध्यक्षात्मक में क्या होता है? वहाँ केवल एक कार्यपालिका होती है, वो होती है वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, हमारे यहाँ नाम मात्र क्यों होती है? कि हमारे यहाँ दो तरह के प्रमुख होते हैं, एक होता है राष्ट्र का प्रमुख जो कि नाम मात्र का होता है, एक होता है वास्तविक प्रमुख, है ना, वास्तविक कार्यपालिका जो है जैसे प्रधानमंत्री हमारे यहाँ वास्तविक प्रमुख है ना, वास्तविकता में, है ना, लेकिन कागजों में औपचारिक रूप से कौन है? राष्ट्रपति, है ना। तो नाम मात्र का राष्ट्रपति हो गया, और वास्तविक जो है कार्यपालिका हो गई प्रधानमंत्री, है ना, और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक, अब ये होता है संसदीय लोकतंत्र दो तरह का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है जहाँ पर जनता स्वयं शासन करती है लगभग, है ना, जैसे कि स्विट्जरलैंड है, वहाँ लगभग जनता कोई भी कानून जो पास कराया जाता है वहाँ एक तरह से जनमत द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है, संसदीय तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर होता है? प्रत्यक्ष वो होता है जहाँ पे जनता स्वयं शासन करती है, और अप्रत्यक्ष हमारे यहाँ कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मतलब हम स्वयं नहीं करते, हम अपना वोट देकर, अपना मत व्यक्त करके कि फला व्यक्ति जो खड़ा हुआ चुनाव में उसको हम अपनी तरफ से शासन करने के लिए निर्वाचित करते हैं, और इस तरह से हम जो है एक अप्रत्यक्ष स्वयं न करके किसी एक व्यक्ति को किसी अपने क्षेत्र से उसको इलेक्ट कर देते हैं, भैया आप जाओ हमारी तरफ से, आप हमारी बातों को रखो। तो इस तरह से हम न करके हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो शासन करते हैं वो क्या है? वैसी प्रणाली क्या कहलाती है लोकतंत्र की? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। ठीक, अब गणराज्य क्या मतलब क्या होता है? हमारा जो है लोकतंत्र में गणराज्य है। गणराज्य मतलब क्या होता है? जहाँ पे राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना हो, कोई राजा महाराजा का बेटा या बेटी ही राज्य का प्रमुख ना हो, जैसे कि इंग्लैंड में होता है। वो क्या है? लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। हमारे यहाँ क्या? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कि हमारे यहाँ वंशानुगत जो राज्य का प्रमुख पद है, सर्वोच्च पद है, वहाँ पे कोई वंशानुगत व्यक्ति जो है नहीं बैठ सकता। ठीक, आप, हम, कोई भी भारत का आम नागरिक भी जो उन योग्यताओं को धारण करता है, 35 वर्ष का हो गया है, लाभ के पद में नहीं है, पागल दिवालिया ना हो, ठीक है ना, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वो जो है निर्वाचित हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। वो अलग बात है, व्यवहार में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ऐसे ही जाके राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी रख देगा, है ना। तो ये हो गया। अब तो ये अब तो एक कोटा प्राप्त करना होता है ना। तो गणराज्य मतलब क्या हो? जहाँ जो है शासन वंशानुगत, राज्य प्रमुख का पद वंशानुगत ना हो। अब आइए, हमारा हो गया सत्ता का हमने सत्ता का स्रोत देख लिया, सत्ता का स्वरूप देख लिया। सत्ता का स्रोत हम भारत के लोग थे, जनता थी। सत्ता स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, कल पिछले लेक्चर में हो गए थे। आज जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट सत्ता का उद्देश्य, जो कि प्रस्तावना में है, जो कि प्रस्तावना हमारी वर्णित करती है, जो कि प्रस्तावना एक हमको बताती है कि संविधान के निर्माण का उद्देश्य क्या है। भारत में जो आगे जो होने वाली सरकारें आएंगी वो किस उद्देश्य के साथ काम करेंगी। आइए देखते हैं मेन उद्देश्य। मेन कितने उद्देश्य हमारे पास? 4 उद्देश्य हैं। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या है? न्याय की स्थापना करना। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता की स्थापना करना, है ना, लिबर्टी। फिर समता, फिर बंधुत्व। ये 4 तरह के उद्देश्य। न्याय कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। ठीक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 टाइप्स ऑफ स्वतंत्रता। कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार की। ठीक, आपका PCS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था भैया कि न्याय जो है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार की। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे दिया था, है ना। PCS 2016 का क्वेश्चन था, देखिएगा प्रीलिम्स का मिल जाएगा क्वेश्चन। आपके IAS में क्वेश्चन आया था सेम 2000, जो PCS 2008 में मेंस में आया था, वही क्वेश्चन 2017 में IAS में आ गया था। क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान में कौन सी स्वतंत्रता नहीं है। दिया था विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो कौन सी स्वतंत्रता नहीं होगी? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, क्योंकि वो जो संविधान प्रस्तावना है हमारे आर्थिक न्याय की बात कही गई है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता की। ठीक है,
तो इस तरह आप देखिए किस तरह क्वेश्चन का लेवल है ना, इसलिए अब इतना गहराई से पढ़ा रहा हूँ और अभी तक इतना लेट चल रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से आपकी अवधारणा स्पष्ट हो जाए, आप किसी प्रकार का एनी काइंड ऑफ डाउट आपके दिमाग में ना रहे। अब आते हैं सामाजिक न्याय की स्थापना, जैसे कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, है ना, उनके जीवन स्तर बढ़ाने के लिए सरकार हर तरह से प्रयास करती है। जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना चला दी उनके लिए, है ना, कि जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, है ना, जो नहीं अफोर्ड कर सकते अपना घर बनवाना, उनके लिए सरकार घर बनाएगी, है ना। वो अलग बात है कि योजनाएं अच्छे से क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं और आज मलिन बस्तियाँ बड़े बड़े शहरों में, आपके प्रयागराज, दिल्ली मिल जाती देखने के लिए, वो बात अलग है। लेकिन सरकार कम से कम अपने स्तर पर तो प्रयास कर रही है ना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो, है ना, या शहरी हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे सार्वभौमिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा भी सरकार चला रही है। सार्वभौमिक मूलभूत आय, जिसमें कि प्रत्येक नागरिक को जो है हर महीने कुछ न कुछ सरकार द्वारा धन दिए जाने की बात चल रही है, कि सरकार कम से कम कुछ जितने भी गरीब लोग हैं उनको एक बेसिक इनकम, मूलभूत इनकम जो कि निर्वाह योग्य हो, वो प्रदान करे, है ना। एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, भी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसका विचार जारी है। ठीक, तो ये हो गया आर्थिक न्याय, आय की असमानता कम करना जितना ज़्यादा हो सके, है ना। उनको सामाजिक असुरक्षाओं से सुरक्षित करना, है ना, जाति पाति भेदभाव आदि से आदि से रक्षा करना उनकी, है ना। इसलिए आपको जो है अनुच्छेद 17 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों का अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। फिर राजनीतिक न्याय, यानी कि हर व्यक्ति जो है राजनीति तक उसकी पहुँच हो, हर व्यक्ति जो चाहे राजनीति में आ सकता है। फिर विचार सोचने की, बोलने की, विश्वास, किसी चीज़ में विश्वास की, अपने धर्म मानने की, उपासना करने की जो है स्वतंत्रता है हमें। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की हमें समता है, हम अपना जीवन प्रतिष्ठा के साथ जी सकें, हमको पर्याप्त जीवन में अवसर मिले अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आगे उन्नत करने के लिए, ये सरकार का दायित्व होगा। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता सरकार का क्या है, इस देश से है। इसमें बंधुत्व की, ऐसी बंधुत्व जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने में सहयोग करे। बंधुत्व को कैसी होनी चाहिए, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाए, ना कि तोड़े। ऐसे बंधुता, जैसे मान लो कोई 2-4 लोग मिल जाएं, बोलेंगे कि आज यहाँ बम फोड़ना है, तो वो जो बनता है, उस बनता की बात हमारा संविधान बिल्कुल नहीं कर रहा भैया। हालांकि बनता तो वो भी है ना यार, बनता मतलब क्या होता है, यही ना, बंधुत्व का भाव, किसी विशेष विषय के प्रति एक मत हो जाना, है ना, एक दूसरे का साथ देना, है ना, दैट इज कॉल्ड बंधुत्व, है ना, फ्रेटर्निटी इंग्लिश में बोले तो। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाने वाली जो बंधुता है, उसकी बात की गई है कि राष्ट्र को कैसे एक करें, कैसे एकता हमारी है, राष्ट्र की एकता, कैसे हमारा भारत अखंड भारत हो, कैसे भी हम एक व्यक्ति विशेष को उसकी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दे पाएँ, है ना। ये है इस तरह का जो बंधुत्व होगा उसकी बात कर रहा है। ठीक, तो हमारी प्रस्तावना में इतने उद्देश्य थे। ठीक, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे, ना नोट किए तो आप वीडियो पास करिए, आराम से नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, अब आइए बात यहाँ पे आती है कि प्रस्तावना का जो है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। एक बात आती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, है ना। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन 2017 में आयुष में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं उनको प्रतिबिंबित करता है। उसमें ऑप्शन था मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और उद्देश्य का मौलिक कर्तव्य। तो क्या होगा, भारत की उद्देश्य का, जो संविधान के उद्देश्य का है प्रस्तावना है, वही आपको टिक करना है। ठीक है, अब आते हैं भाग है कि नहीं। देखिए, इसके संबंध में एक केस हुआ था 1960, ठीक है, इसको कहते हैं बेरूबारी केस। बेरूबारी केस, इसमें न्यायमूर्ति थे गजेंद्र गढ़कर।
इन्होंने कहा कि भारत का जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग क्या है, नहीं है, वो संविधान से अलग है, संविधान का भाग नहीं। कौन? प्रस्तावना, प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा। ठीक, फिर एक केस है 1973 में, इसको नोट कर लीजिए। 1960 बेरूबारी केस, न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर थे, उन्होंने कहा संविधान का भाग नहीं है, पहली बार। फिर 1973 में आया, अब 1973 में आ जाइए। महान दिन होता 24 अप्रैल 1973, सबसे महान केस है भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है 24 अप्रैल 1973 को। उस दिन हमारा संविधान को मजबूती प्रदान हुई थी। ठीक है, सॉरी 1973 में एक केस हुआ था केशवानंद भारती को, जैसे कल उल्लेख पिछले लेक्चर में मैंने उल्लेख किया भी था इसका, पंथ निरपेक्षता की व्याख्या करते समय। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, अभिन्न भाग है। प्रस्तावना संविधान का, इन्होंने ये संविधान लिखा हो, ठीक है, संविधान का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो अब वर्तमान कंडीशन क्या है कि वर्तमान में जो है ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, संविधान के भाग माना जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए तो आपको लगाना है कि हाँ है भैया। कैसे है? 1973 का केस देखो, सीधे बोल दीजिएगा 24 अप्रैल 1973 का केशवानंद भारती का महान ऐतिहासिक केस, आप देख सकते हैं 13 जन की पीठ बैठी थी इसमें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है प्रस्तावना संविधान, अब प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है, तो वही केस बेरूबारी मामला, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, संशोधनीय लिखा हुआ है या नहीं। 1960 1973 वही बेरूबारी केस है ना, और आपका केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस पर राइटिंग स्पष्ट संभव हो, देख लो, मैं बोल तो रहा हूँ ना यार, देख लेना, उससे सुन लेना, है ना। अब 1960 में यही है कि इसमें कहा था कि भैया भाग, मैं 60 में लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, वो सही, प्रस्तावना संशोधन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इन्होंने तर्क दिया कि अगर हम क्योंकि प्रस्तावना को हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था, अब एक प्रस्तावना ही ऐसा है जिसमें हम अपने संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को पढ़ सकते हैं। इन्होंने जो है प्रस्तावना क्या कहा था, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कहा था गजेंद्र गढ़कर ने, और इस आधार पर उन्होंने मना कर दिया था कि संविधान को में संशोधन करना उचित नहीं होगा, अतः संविधान संशोधनीय नहीं है। फिर 1973 में केस आया, है ना, एक 1973 में केशवानंद भारती केस आया। उन्होंने क्या तर्क दिया, उन्होंने कहा भैया प्रस्तावना संशोधनीय है। क्यों? क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार कुछ नए ऐसे तत्व आ सकते हैं जिनको प्रस्तावना में जोड़ा जाना या प्रस्तावना से घटने से निकाला जाना आवश्यक हो सकता है, और प्रस्तावना की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि प्रस्तावना को संशोधनीय बनाया जाए। अतः उन्होंने कहा प्रस्तावना संशोधनीय है, प्रस्तावना को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक होगा कि प्रस्तावना को संशोधनीय बनाया जाए। लेकिन उन्होंने एक आवश्यक चीज़ जोड़ दी, वो ये थी कि ऐसे नहीं कुछ संशोधन हो जाएगा, संशोधन हो सकता है, संसद कर सकती है 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन ध्यान रहे, सरकार ध्यान दे, संसद ध्यान दे कि संविधान का मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। अगर मूल ढांचा के साथ कोई ऐसा संशोधन करती जिससे मूल ढांचा प्रभावित होता है संविधान का, तो वो जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय उसे उस संशोधन को रद्द कर देगी और वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो संशोधनीय है। ठीक,
हाँ, ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना क्या न्यायालय न्यायपालिका में क्या संशोधन सॉरी प्रवर्तनीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? यानी कि अगर कोई सरकार प्रस्तावना में निहित जो आदर्श है उनका पालन ना करे तो क्या आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं? क्या न्यायालय उसके खिलाफ केस सुन सकता है? तो बिल्कुल नहीं। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना क्या है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात आप उसे न्यायालय में आप इस आधार पर किसी की सरकार को चुनौती नहीं दे सकते हैं कि सरकार जो है प्रस्तावना के उद्देश्य का पालन नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्या है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, न्यायालय द्वारा, ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, तो अब न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसीलिए जो कुछ आलोचक हैं इसको प्रस्तावना क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं दंतविहीन व्याघ्र की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ आ जाए दंतविहीन व्याघ्र की संज्ञा किससे दी गई है? दंतविहीन व्याघ्र की संज्ञा जो है प्रस्तावना को दी गई है। ठीक, क्यों दी गई है? भाई व्याघ्र बहुत खतरनाक होता है कि ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ कर लेगा भाई, अब तो बस खाने वाला है ना। मान लो आपके सामने बाघ आ जाए, अब तो बस सोच लेंगे ना कि बस अब तो हमारा बचना असंभव है ना, अब तो हम गए काम से। लेकिन जब आपको पता चले भैया इसके दांत ही नहीं, तब क्या करें? उसके साथ कंचे खेले बैठ गए ना, अरे बस ये तो इसे यार देखने का बाघ है। इस आधार पर जो है उन्होंने आलोचकों ने क्या कहा, वे प्रस्तावना को देखने की है, महान उद्देश्य आदर्श, ये ऐसा भारत, सपनों का भारत ऐसा होगा, समान स्वतंत्रता समानता होगी भारत में, ये सब होगा, है ना। लेकिन जब प्रवर्तनीय नहीं तो क्या मतलब ऐसी प्रस्तावना, है ना। ये तर्क है, मेरा तर्क नहीं है। मैं प्रस्तावना को बहुत आदर करता हूँ, प्रस्तावना होना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन जो आलोचक हैं वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ कथन हैं जिनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, इनको पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 2 मिनट मैं आपको टाइम देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन पर, प्रस्तावना से संबंधित कथन। ठीक है, तो आइए देखते हैं, और आप इसको नोट भी कर लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण ये सब कथन है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए कथन है। ठीक, तो आइए देखते हैं। कैमुन्स ने क्या कहा था? कैमुन्स ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातंत्र की कुंडली है। प्रस्तावना जो है हमारे संप्रभु प्रजातंत्र की कुंडली की भांति है ना, जनपत्री है। किसने कहा था? कैमुन्स ने कहा था। ये 2013 का छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए इसका इम्पोर्टेंस, प्रस्तावना से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। अब आइए देखिए, जो आपके ठाकुरदास भार्गव हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। उन्होंने क्या कहा था? संविधान जो प्रस्तावना है संविधान क्या है? आत्मा है। ठीक, अब आते हैं प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी। किसने कहा था? न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने। अभी हमने चर्चा की थोड़ी देर पहले, मस्तिष्क को समझने की कुंजी किसने कहा था? गजेंद्र गढ़कर ने। अब आइए, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा था? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक, तो ये हैं कुछ कथन इससे संबंधित जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप इनको नोट कर लीजिए। और एक महत्वपूर्ण कथन आप नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लिए होंगे, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करिए, लिख लीजिए। ठीक है, एक है एन ए पालकी वाला। उन्होंने कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र की भांति है। ठीक है, जो प्रस्तावना है संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, परिचय पत्र है। किसने कहा था? एन ए पालकी वाला। ठीक है, एन ए पालकी वाला बहुत बड़े संविधानविद रहे हैं पालकी वाला जी। उन्होंने कहा संविधान जो है की जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है।
तो दोस्तों, आज ये हमारा टॉपिक जो है फाइनली समाप्त हो गया है, और हम अपने अगले वीडियो में जो है इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम चलेंगे संविधान के भाग 1 में, जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र उसका नाम है। और इस तरह से हम धीरे धीरे हम संविधान के अनुसार चलेंगे, संविधान जिस क्रम में लिखा गया उस क्रम में चलेंगे, और फिर हम भाग 1 में आएंगे, फिर हम नागरिकता में आएंगे भाग 2 में, फिर हम भाग 3 में आएंगे मौलिक अधिकार, फिर हम भाग 4 में आएंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, फिर हम भाग 5 में आएंगे मौलिक कर्तव्य, फिर हम भाग 4 का में आएंगे मौलिक कर्तव्य, फिर भाग 5 संघ और उसका राज्य, भारतीय संघ का वर्णन है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ये सब चीज़ें हैं। इस तरह से हम क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज हम लोग एक क्रम से अध्ययन करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम कल प्रस्तावना के क्वेश्चन करेंगे, आफ्टर दैट हम फिर संविधान का भाग 1 शुरू करेंगे अनुच्छेद 1 से, है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मस्त रहिए, खुश रहिए। कोरोना काल में एक बार ध्यान रखिए, डिप्रेस नहीं होना है बस। आशा की किरण है, उस दिन की पंक्ति ध्यान है ना, है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है, माना कि आंधियां हमारे बस में नहीं, माना कि आंधियां हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। तो बस लगन से, जुनून के साथ लगे रहिए, और एक दिन देखिएगा हम और आप मिलकर एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।